नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है 70 करोड़ का मुर्दा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तलाश है 70 करोड़ के मुर्दे की। जी हाँ जनाब, उस मुर्दे की कीमत 70 करोड़ रुपए है। यदि किसी सज्जन को उस मुर्दे के बारे में जरा भी मालूम हो तो वे कृपया निम्न पते पर संपर्क करें। उसे 10,000 रुपये बतौर इनाम दिया जाएगा। धरा, होटल शालीमार, रूम नंबर 104, उज्जैन। इस अजीबोगरीब विज्ञापन को पढ़कर राम के माथे पर सोच के बादल मंडरा उठे। इस विज्ञापन में जरूर कोई राज छिपा है रहीम। ये तुम कैसे कह सकते हो राम भैया? हो सकता है कि किसी सनकी ने मजाक किया हो। रहीम, हर बात के पीछे कोई रहस्य छिपा होता है। कोई भी व्यक्ति केवल मजाक के नाम पर 5 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता। इसका मतलब 70 करोड़ के मुर्दे का रहस्य जानने के लिए हमें फौरन उज्जैन जाना होगा। कुछ समय पश्चात राम रहीम उज्जैन जाने वाली फ्लाइट में सवार थे। होटल शालीमार ढूंढने और उसके रूम नंबर 104 में पहुंचने में राम रहीम को रात हो गई। दरवाज़ा लॉक है राम भैया। इसका मतलब वो लड़की कहीं बाहर गई हुई है। अंदर चलो, ये उसके विषय में जानने का सुनहरा मौका है। मास्टर की से ताला खोलकर दोनों अंदर प्रवेश कर गए। अच्छी तरह तलाशी लो। यदि वो अपराधी हुई तो उसके खिलाफ कोई ना कोई सबूत अवश्य हाथ लगेगा। लेकिन वो तलाशी प्रारंभ कर पाते उससे पहले ही गैलरी में किसी के कदमों की आहट गूंज उठी। ठक ठक। कोई इस कमरे की ओर ही आ रहा है। शायद धरा। फौरन डबल बेड के नीचे छुप जाओ। किंतु आने वाला शख्स धरा नहीं, एक 55-60 साल का बुढ़ा था। दरवाजा खुला है किंतु अंदर कोई नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कि 70 करोड़ के मुर्दे का विज्ञापन देने वाली धरा नामक लड़की जल्दीबाजी में दरवाजा लॉक करना भूल गई हो। खैर अब तक वो लौट कर खैर जब तक वो लौट कर नहीं आती मुझे इंतजार करना होगा। राम रहीम के मस्तिष्क में सस्पेंस का कीड़ा रेंग रहा था। क्या इसे दबोच लें? नहीं, इस बूढ़े के हाव भाव बता रहे हैं कि ये भी हमारी तरह अखबार में विज्ञापन पढ़कर धरा से मिलने आया है। मगर इसकी उस विज्ञापन में क्या दिलचस्पी है और ये वास्तव में कौन है? ये सब जानने के लिए फिलहाल हमारा छुपा रहना ही बेहतर है। धरा, जो इस सारे फसाद की जड़ थी, जिसे भगवान ने बड़ी फुर्सत से सांचे में ढाला था, जो आसमान से उतरी परी सी लगती थी, रूम नंबर 104 की ओर चली आ रही थी। लगता है मेरा विज्ञापन देना व्यर्थ ही गया। अब तक किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया। धारा के मस्तिष्क में तेज गति से दौड़ रही विचारों की ट्रेन अचानक उस समय रुक गई जब उसने अपने कमरे का दरवाजा खुला पाया। खतरा! धड़कते दिल से धारा ने कक्ष में प्रवेश किया। धारा को देख खुशी से चमक उठी उस बूढ़े की आंखें। ओह, तो आप हैं वो हस्ती जिसने अखबार में 70 करोड़ के मुर्दे का विज्ञापन दिया है। तू कौन है बुढ़े? प्रोफेसर नारंग, जो अखबार में विज्ञापन पढ़कर सीधा तुम्हारे पास दौड़ा चला आ रहा है, क्योंकि मेरे सिवाय कोई अन्य उस विज्ञापन में छिपे कूट संदेश को समझ भी कैसे सकता था। तब तो तुम्हारे पास ऐसी 3 डिस्क भी होनी चाहिए। ठीक कहा तुमने, ऐसी ही 3 डिस्क मेरे पास भी है। किंतु तुम्हें ये डिस्क कहाँ से मिली? इन्हें तो प्रोफेसर देशपांडे के पास होना चाहिए। यही कहना चाहते थे ना तुम? हाँ, और तुम्हारे पास इनकी मौजूदगी न केवल इस बात का सबूत है कि प्रोफेसर देशपांडे मर चुका है, बल्कि तुम इन डिस्क के राज से भी परिचित हो। हाँ, किंतु वो राज अधूरा था, क्योंकि बाकी की 3 डिस्क तुम्हारे पास थी और तुम तक पहुंचने के लिए ही मैंने अखबार में वो विज्ञापन दिया था। तुमने तूने मुझ तक नहीं, अपनी मौत तक पहुंचने के लिए विज्ञापन दिया था। मूर्ख लड़की, सीधी तरह ये डिस्क मेरे हवाले कर दे, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। ये डिस्क कोई रसगुल्ला नहीं है बुढ़े शैतान, जिन्हें तू धरा से छीनेगा और हजम कर जाएगा।
और अब यदि तुमने दोबारा मुझसे डिस्क छीनने की कोशिश की तो मैं अपने हिस्से वाली दोनों डिस्क नष्ट कर दूंगी और तब तुम्हारे पास मौजूद डिस्क भी किसी काम की नहीं रहेगी। नहीं, ऐसा गजब मत करना। यदि मैं मर गया तो इन डिस्क में जो राज छुपा है वो भी मेरी मौत के साथ ही दफन हो जाएगा। तो तुम चाहती क्या हो? 50-50। मुझे मंजूर है। इन डिस्क में जो राज छुपा है अब उसे हम दोनों साथ मिलकर हल करेंगे, मगर इस काम में हमें हर फन में माहिर दो बदमाशों की आवश्यकता पड़ेगी और मैं ऐसे हर फन मौलाओं की खोज कर 2 दिन बाद तुमसे फिर मिलूंगा। धरा, आओ मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आती हूँ। अगले क्षण राम रहीम की उपस्थिति से अनजान दोनों कमरे से बाहर निकल गए। राम रहीम के मस्तिष्क में विचारों की आंधी चल रही थी। ये तो बड़ी उलझी हुई कहानी लग रही है राम। आखिर इन डिस्कों में क्या राज छुपा है? फिलहाल तो कुछ भी कहना कठिन है, मगर उन डिस्क में छुपे राज तक पहुंचने के लिए मेरे दिमाग में एक प्लान है। आओ मेरे साथ। दोनों निशब्द कमरे की खिड़की से बाहर निकल गए। रात का अंधियारा छाने लगा था जब प्रोफेसर नारंग इस घने झुरमुट के बीच से गुजर रहा था। जैसे हरफन मौला बदमाशों की मुझे तलाश है, वो पता नहीं मुझे मिल भी पाएंगे या नहीं। एकाएक राम पेड़ों के झुरमुट से बाहर निकला, चुपचाप हाथ ऊपर और माल जेब से बाहर कर बुड्ढे, वरना मुंडी काट दूंगा। समझा कि नहीं? कौन हो तुम? अबे, झुमरू दादा को नहीं पहचानता साले? उस्ताद उज्जैन का सबसे टॉप का दादा है। अक्खा उज्जैन उस्ताद के नाम से थर थर कांपता है। समझा कि नहीं? चेला ठीक बोलता है बुढ़ऊ। चल, जो माल हो फटाफट निकाल, वरना जान से जाएगा। प्रोफेसर नारंग का दिमाग तीव्र गति से कार्य कर रहा था। ये दोनों मेरे काम आ सकते हैं। सिर्फ चाकू ही चलाते हो या गोली चलाना भी जानते हो? गोली क्या चीज है बुढ़ऊ? दौलत के लिए तो अपन का उस्ताद धधकती आग में कूद सकता है, शेर के जबड़े में हाथ डाल सकता है, तेजाब के कुंड में डुबकी लगा सकता है। क्यों उस्ताद, ठीक बोला ना? ठीक बोला चेले, लेकिन ये बुढ़ऊ इतना सवाल काहे को पूछेला है? अखबार में इंटरव्यू छापेगा क्या? नहीं, मैं तुम्हें मालामाल करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें दौलत दौलत से तौल दूंगा। तू तो अपुन से भी बड़ा उस्ताद लगता है बुढ़ऊ। अपुन तेरे साथ है। अगली रात सिप्रा नदी के किनारे स्थित खंडहरों में कुछ साए नजर आ रहे थे। आओ धरा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। इनसे मिलो, ये हैं झुमरू और लोटिया, दोनों उज्जैन के माने हुए दादा हैं। हमें ऐसे ही बदमाशों की तलाश थी। नमस्ते बेन जी। सटअप। ए छोकरी, आप उनको अंग्रेजी में गाली देती है, मुंडी काट कर हाथ पर रख दूंगा। अबे जा जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। आपस में झगड़ना बंद करो और मेरे पीछे पीछे चले आओ। नारंग के पीछे पीछे सभी एक विशाल हॉल में पहुंचे। ये तो तुम देख ही रहे हो कि सामने दीवार पर पर्दा लगा है और ये प्रोजेक्टर है। साथ में प्रोजेक्टर को चलाने के लिए मैंने पोर्टेबल जनरेटर का भी इंतजाम किया है। ये पांचों डिस्क दरअसल सतरंगी एवं कलरफुल पारदर्शक फिल्में हैं और इनके अंदर कोई ना कोई चित्र छुपा है। अब मैं एक एक करके ये सभी डिस्क इस प्रोजेक्टर में डाल रहा हूँ। सभी डिस्क प्रोजेक्टर में सेट करने के पश्चात प्रोफेसर नारंग ने जनरेटर ऑन किया। इसमें एक विशेष बल्ब लगा है जो प्रकाश की तीव्रता को 1000 गुना बढ़ा देता है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह साधारण प्रोजेक्टर नहीं, मगर उन तीनों के कानों ने प्रोफेसर नारंग की आवाज़ कहाँ सुनी थी। उनकी आंखें तो जैसे पर्दे से चिपक कर रह गई थी जिस पर यह अनोखा दृश्य दृष्टिगोचर हो रहा था। चारों मंत्रमुग्ध से उस दृश्य को देख रहे थे। ये कैसा दृश्य है? वो दरवाजे और उसके निकट खड़े दो पहरेदार। अब उनको तो ऐसा लगता है जैसे कोई तिलस्मी फिल्म देख रहा है। ओ बुढ़ऊ, तू अपन को काम के वास्ते लाया है या फिल्म दिखाने? तू बोलता बहुत है लोटिया, फौरन यहाँ से बाहर चला जा। गलती हो गई बाप, अब नहीं बोलूँगा, कान पकड़ता हूँ। नहीं, मैं तुझे एक पल भी अपनी आंखों के सामने खड़ा नहीं देख सकता। चल फूट यहाँ से, नहीं तो पड़ेगा एक लाफा।
समझ गया उस्ताद। अगले क्षण रहीम सिर पर पैर रखकर भागा। अब ये परेशान नहीं करेगा, तुम हमें दूसरा दृश्य दिखाओ। ओके। प्रोफेसर नारंग द्वारा प्रोजेक्टर की नॉब घुमाते ही पर्दे पर दूसरा दृश्य प्रकट हुआ। तीनों अपलक उस दृश्य को निहारते रह गए। कसम महाकालेश्वर की, ये कैसा दृश्य है। एक सेठ और सेठानी बैठे हुए हैं, सामने तराजू रखा है और तराजू के निकट ढेर सारे बाट की शक्ल के पत्थर रखे हुए हैं। ये दृश्य ही तो वे दरवाजे हैं जो हमें सफलता की उस मंजिल तक ले जाएंगे जहां भाग्य हमारा इंतजार कर रहा होगा। कहते हुए प्रोफेसर नारंग ने प्रोजेक्टर की नॉब को घुमाया, मगर राम का ध्यान कहीं दूसरी ओर था। क्या रहीम मेरा इशारा समझ पाया होगा? राम का इशारा तो मैं समझ गया जब उसने मुझे डपट कर बाहर जाने को कहा था। ना जाने क्यों प्रोफेसर नारंग हमारे लिए एक रहस्य बनता जा रहा है। एक अकेला बूढ़ा व्यक्ति खंडहर में जनरेटर, प्रोजेक्टर वगैरह कैसे ले जा सकता है, और फिर उसने इतनी जल्दी इन सब चीज़ों का इंतजाम कैसे किया होगा? अरे वो क्या है? अचानक रहीम चौंका था। रहीम ने लपक कर जमीन पर पड़े अध जले सिगरेट के टुकड़े को उठाया। ये अध जली सिगरेट इस बात की गवाह है कि कुछ देर पहले यहाँ कोई व्यक्ति मौजूद था, यानी प्रोफेसर नारंग अकेला नहीं है। मुझे ये रहस्य राम को बताना होगा। इधर पर्दे पर तीसरे डिस्क का दृश्य दृष्टिगोचर हुआ। फिर एक अजीब दृश्य। ये राजकुमार फल तोड़ने की जगह क्या सोच रहा है? फिर पर्दे पर चौथी डिस्क का दृश्य उभरा। तत्पश्चात आखिरी दृश्य पर्दे पर प्रकट हुआ, जिसे तीनों ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। गहरी निराशा के साथ नारंग ने प्रोजेक्टर ऑफ किया। डैम इट! ना जाने इन दृश्य में कैसे कैसे रहस्य दबे पड़े हैं। पता नहीं हम बराह मिहिर के खजाने तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। कौन बराह मिहिर? कैसा खजाना? ये तुम क्या बोल रहा है बाप? अब उनकी समझ में कुछ नहीं आयला है। तुमने राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम तो सुना ही होगा झुमरू। सुना भी है और किताबों में पढ़ा भी है। तो फिर आ गया लोटिया के बच्चे। हाँ उस्ताद, तुमसे दूर रहकर मन नहीं लग रहा था। मुझे यहीं रहने दो। ठीक है, मगर थोबड़ा ठीक करके बैठना। प्रोफेसर नारंग ने अपनी बात जारी की। अगर तुम चंद्रगुप्त के विषय में जानते हो तो तुम्हें मालूम होगा कि उनके दरबार में बराह मिहिर नामक एक विद्वान था, जिसे हम वैज्ञानिक का नाम दें तो गलत नहीं होगा। बराह मिहिर ने मानव जाति के भलाई के लिए कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए थे, जैसे पानी को पेट्रोल बनाना, तांबे को सोने में बदलना, कोयलों को हीरा बनाना इत्यादि। और इन प्रयोगों के निष्कर्ष एवं फार्मूले उसने सोने के आयतकार पत्रों पर लिखकर उन्हें ऐसे कक्ष में रख दिया था जहां तक पहुंचने के लिए हमें वो 5 द्वार खोलने पड़ेंगे जो तुमने अभी अभी पर्दे पर देखे हैं। मगर तुम ये सब कैसे जानते हो? वही बताने जा रहा हूँ। दरअसल ये कहानी धरा द्वारा अखबार में 70 करोड़ के मुर्दे का विज्ञापन देने से भी बहुत पहले शुरू होती है। उन दिनों उज्जैन के किले में खुदाई का कार्य चल रहा था। ये कार्य मेरे एवं प्रोफेसर देशपांडे की देखरेख में हो रहा था। हम दोनों ही देश के जाने माने पुरातत्ववेत्ता थे। एक रात जब बारिश की वजह से खुदाई का काम अगली सुबह तक के लिए रोक दिया गया था, हम यूं ही किले में टहल रहे थे कि अचानक देशपांडे चीख उठा। वो क्या है नारंग? अरे ये तो कोई छोटा सा बॉक्स है जिस पर खुदाई के दौरान शायद मजदूरों की निगाह नहीं पड़ी होगी। हमने धड़कते दिल से वो बॉक्स खोला। उसमें सिक्के के आकार की 5 डिस्क एवं संस्कृत में लिखे कुछ भोजपत्र रखे हुए थे। देशपांडे को संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। जैसे जैसे देशपांडे उन भोजपत्रों में लिखी इबारत पढ़ता गया, उसके नेत्र आश्चर्य के मारे घोड़े होते गए। उसके नेत्र आश्चर्य के मारे चौड़े होते गए। लगता है हमारा भाग्य हम पर मेहरबान हो गया है नारंग।
तत्पश्चात देशपांडे बराह मिहिर के वैज्ञानिक प्रयोगों के फॉर्मूले एवं उनके छुपे होने की भोजपत्रों में लिखी सारी जानकारी मुझे देता चला गया। हम ये डिस्क सरकार को नहीं सौंपेंगे नारद, क्योंकि मैंने वो खजाना हासिल करने का निश्चय कर लिया है। मैं नहीं, हम। एक ही बात है। एक ही बात कैसे है? यदि कल को तुम ये सभी डिस्क लेकर चंपत हो गए तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता फिरूंगा? मेरे जिद के आगे आखिर देश पांडे को झुकना ही पड़ा। एक काम करो, 3 डिस्क तुम रखो, 2 मैं रखता हूँ। इस तरह हमारे कहीं भाग जाने का एक दूसरे को कोई डर नहीं रहेगा। कुछ ही दिनों में खुदाई का काम पूरा हो गया। किले में जो कुछ निकला वो ईमानदारी से सरकार के हवाले करके हम दोनों अपने अपने घर लौट गए। सरकार खुश थी कि उसे उज्जैन के किले से अमूल्य चीज़ें प्राप्त हुई, मगर उसे क्या मालूम था कि जो हमें मिला था वो उन सारी अमूल्य चीज़ों का भी बाप था। एक दिन खजाना हासिल करने की पूरी तैयारी करके हम दोनों पुनः उज्जैन आ गए। चीयर्स उस खजाने के नाम जो कुछ ही दिनों में हमारे हाथ आने वाला है। चीयर्स। देशपांडे ने अभी शराब के 2 घूंट हलक में उतारे ही थे कि वो मछली की भांति तड़पने लगा। ये तूने शराब में क्या मिला दिया कमीने? जहर। तेरी मौत के बाद उस खजाने का मालिक सिर्फ मैं बनूंगा। एकाएक देशपांडे मुझे धक्का देकर दरवाजे से बाहर भागा। धड़ाक। यदि खजाना मेरा नहीं हुआ तो तेरा भी नहीं होगा नारंग। जब तक मैं संभल कर खड़ा हो पाता तब तक देशपांडे रात के अंधेरे में ना जाने कहाँ गायब हो गया। संपूर्ण खजाना अकेले हड़पने का मेरा सारा सपना चकनाचूर हो गया था, क्योंकि मेरे पास तो 3 ही डिस्क थी, जबकि खजाने तक पहुंचने के लिए 5 डिस्क का होना जरूरी था। अब इससे आगे की कहानी मैं तुम्हें सुनाती हूँ। प्रोफेसर नारंग, मैं एक चोर एवं अनाथ लड़की थी। लोगों की जेबें काट कर ही मैं अपना पेट भरती थी। उस रात मैं एक व्यक्ति की जेब काटते हुए देख ली गई थी, इसलिए अपनी जान बचाकर भाग रही थी। चोर चोर। आखिरकार भागते हुए मैं भीड़ की नज़रों से ओझल हो गई। बच गई, वरना गई थी 2-3 महीने के लिए जेल के अंदर। अचानक मेरे पांव देशपांडे की लाश से टकराए, जिसने तुम्हारे घर से भागने के बाद संयोगवश उसी जगह आकर दम तोड़ा था। धड़ाक। उफ, ये कौन है? ये तो मर चुका है। क्यों ना इसकी जेबें साफ कर लूं, भागते भूत की लंगोट ही सही। मगर प्रोफेसर देशपांडे की कोट की जेब से रुपयों की जगह 2 डिस्क एवं उसकी पर्सनल डायरी मिली। मैं प्रोफेसर देशपांडे ये स्वीकार करता हूँ कि प्रोफेसर नारंग मेरा दोस्त होते हुए भी अव्वल दर्जे का मक्कार आदमी है। पता नहीं वो मेरे हिस्से के डिस्क हासिल करने के लिए कब क्या कर बैठे। इसलिए उन डिस्क के लिए हमने एक कोड निर्धारित किया है, 70 करोड़ का मुर्दा। जब भी मुझे एवं प्रोफेसर नारक को आपस में मिलना होगा तो हम डिस्क की बजाय इसी कोड का इस्तेमाल करेंगे। यही कोड हमारे आपस में संपर्क करने का तरीका होगा। देशपांडे की डायरी पढ़कर मैं अवाक रह गई। आज तक सिर्फ लोगों की जेबें काटकर मैंने अपना पेट भरा है। मेरी गरीबी दूर हो सकती है यदि बाकी की 3 डिस्क भी मुझे मिल जाए। फिर अगले दिन अखबारों में 70 करोड़ के मुर्दे की तलाश वाला विज्ञापन छपा, जिसे पढ़कर तुम दौड़े दौड़े मुझसे मिलने चले आए, क्योंकि उस विज्ञापन में जो कुछ संदेश छिपा था उसे सिर्फ तुम ही समझ सकते थे। अब आगे का क्या प्रोग्राम है बाप? अब हमें कल से उज्जैन के जंगलों में छिपी वराह मिहिर की गुफा को खोजना होगा। मगर ध्यान रहे, जो कुछ तुमने यहाँ देखा एवं सुना उसके बारे में किसी तीसरे को मालूम ना पड़े। नहीं मालूम पड़ेगा बाप। ना जाने क्यों मुझे तुम्हारी शक्ल भारत के विख्यात जासूस राम से मिलती जुलती है। धारा की बात ने बौखला कर रख दिया राम को। मिलती होगी, ज़रूर मिलती होगी। आखिर सैकड़ों लोग हैं इस दुनिया में जिनकी शक्लें आपस में मिलती है। वैसे तुम चाहो तो आज से हमें झुमरू एवं लोटिया की जगह राम रहीम कहकर ही पुकार सकती हो। भेंजी सटअप। उस रात उज्जैन के एक होटल में। शुक्र है तुमने एन वक्त पर बात संभाल ली, वरना हमारा तो रहस्य लगभग खुल ही चुका था। खंडहर के बाहर मुझे कुछ अधजली सिगरेट के टुकड़े मिले हैं, जो इस बात को तरदीक करते हैं कि नारंग अकेला नहीं है।
बल्कि वो किसी बहुत बड़ी फिराक में है। ठीक कहते हो तुम, इसलिए मैंने चीफ अंकल को सारी रिपोर्ट भेजकर एक प्लान तैयार किया है। राम ज्यों ज्यों रहीम को अपना प्लान बताता गया, उसके होठों की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। अगले दिन इस घने जंगल में गुफा की तलाश करते हुए उन्हें 4 घंटे से भी ज़्यादा व्यतीत हो चुके थे। अब और नहीं चला जाता, इतनी जल्दी थक गई बेंजी। जबकि दौलत के पीछे तो आदमी जिंदगी भर दौड़ता है। लोटिया, तुम थोड़ी देर धरा के पास बैठो, तब तक हम आगे जाकर गुफा को तलाश करते हैं। धरा के एकाएक थक कर बैठ जाने एवं फिर काफ़ी देर तक उठने के कारण झुंझला पड़ा था रहीम। अब उठिए भी मैं बहन जी, क्या जन्म जन्म तक यहीं बैठी रहेंगी? प्यास लगी है, अगर कहीं से पानी मिल जाता तो। मर गए, पानी की बोतल्स तो झुमरू उस्ताद ले गया। आप यहीं बैठिए, मैं कहीं से थोड़ा पानी लेकर आता हूँ। अभी रहीम अभी रहीम पानी की तलाश में थोड़ी ही दूर आया था कि समूचा वातावरण धरा की चीख से गूंज उठा। बचाओ! या अल्लाह, ये तो धरा की चीख है। रहीम के पैरों में मानो बिजली सी भर गई थी। बहन जी, मुझे बचाओ लोटिया, वरना ये तीनों भेड़िए मुझे मार डालेंगे। सबसे पहले तो मुझे इन भेड़ियों को अपनी ओर आकर्षित करना होगा ताकि ये धरा को छोड़ दे। नहीं बहन जी, लोटिया के रहते आपका बाल भी बाका नहीं होगा। हुर हुर हु हु। रहीम की हरकत से उत्तेजित होकर तीनों भेड़िए एकाएक धारा को छोड़कर रहीम की तरफ लपके। बला की फुर्ती से रहीम ने वो नुकीला नुकीला बांस एक भेड़िए की आंख में घुसे दिया। खच! अब बारी थी दूसरे भेड़िए की, जिसके मस्तिष्क में रहीम का चाकू पे वस्त हो चुका था। मगर लाख कोशिश के बावजूद तीसरे भेड़िए से नहीं बच पाया रहीम। आ! दूर हट शैतान! धड़ाक! इससे पहले कि भेड़िया दोबारा रहीम पर वार करता, रहीम के हाथ में एक मजबूत जंगली बेल आ गई। अब आ साले, डर गया क्या? क्रोधित भेड़िए ने रहीम पर जंप लगाई, मगर रहीम के हाथ में थमी मजबूत जंगली बेल भेड़िए के लिए फंदा बन गई। थोड़ी ही देर में भेड़िए की आत्मा उसका साथ छोड़ चुकी थी। अब कोई डर नहीं बहन जी, तीनों मर गए। तुम्हारा कंधा जख्मी हो गया है लोटिया, लाओ मैं पट्टी बांध देती हूँ। ना जाने क्यों रहीम के कंधे पर अपना रुमाल बांधते समय धरा की आंख से आंसू ढलक पड़े। अरे, आप रो रही हैं बहन जी? आज मुझे अपना बचपन याद आ गया भैया। माँ बाप का साया तो बहुत पहले ही मुझ पर से उठ गया था। एक भाई था, वो भी इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर मर गया। आज अगर वो जिंदा होता तो तुम्हारी उम्र का होता भैया। पगली बहन में भी पगली बहन, मैं भी तो तुम्हारे भैया जैसा ही हूँ। बचपन से चोरी करते करते मैं अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने देश की अमूल्य धरोहर चुराने जा रही थी। मगर आज तुमने मेरी जान बचाकर मेरी आंख खोल दी भैया। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं बड़ा मिहिर का वो अनमोल खजाना प्रोफेसर नारंग जैसे दुष्ट के हाथों में नहीं पड़ने दूंगी। यदि इन आंसुओं के साथ तुम्हारे मन का सारा मैल धुल चुका है धरा, तो सुनो, आज मैं तुम्हें अपनी झुमरू उस्ताद की सारी हकीकत बताता हूँ। तत्पश्चात रहीम अखबार में छपे 70 करोड़ के मुर्दे के विज्ञापन को पढ़कर अपने उज्जैन आने एवं बदमाशों के रूप में प्रोफेसर नारंग से मिलकर उस अभियान में शामिल होने की सारी सच्ची कहानी धरा को सुनाता चला गया। सुनकर खुशी से उछल पड़ी थी धरा। मैंने कहा था ना कि तुम ही राम रहीम हो, मैंने कहा था ना। हाँ, मगर ये सारी हकीकत तुम्हें अपने तक ही सीमित रखनी होगी। यदि नारंग को पता चल गया तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अगले पल रहीम ने जेब से एक मूंगफली के दाने जैसी वस्तु निकाली। ये एक रिमोट बम है, इसे अपने बालों में छुपा लो धरा। पता नहीं कब दुश्मन को मारने के लिए इसकी जरूरत पड़ जाए। मगर ये काम कैसे करता है? ये देखो, मेरे पास एक सिगरेट केस है। इसमें दिखाने के लिए ऊपर सिगरेट के टोटे फंसाए गए हैं, मगर इसके अंदर छोटा सा रिमोट छुपा है। जैसे ही इसका स्विच दबाया जाएगा, ये बम फौरन फट जाएगा। ओह, अब जल्दी चलो, राम हमारा इंतजार कर रहा होगा।
इधर राम एवं प्रोफेसर नारंग झाड़ियों के पीछे किसी गुफा को खोजने में कामयाब हो गए थे। यही है वो गुफा जो हमें बराहमिहिर के अद्भुत खजाने तक पहुंचाएगी। खजाने को नहीं, ये मौत की गुफा है बेवकूफ। इसमें जाकर कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, सब मरेंगे। राम और प्रोफेसर नारंग फौरन आवाज की दिशा में पलटे। कौन हो तुम? हम हैं औधड़ बाबा, इस जंगल के बादशाह। तुम इस गुफा में जा तो सकते हो, मगर लौट कर नहीं आ सकते। ऐसा गजब नहीं कीजिए, कुछ तो उपाय कीजिए बाबा। उपाय है, तुम्हें हमारा ये प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा। मानवता की भलाई के लिए आप जो भी कहेंगे वो मैं करूँगा बाबा, यहाँ तक कि बिल्ली का मांस भी खाऊंगा। औधर बाबा द्वारा बिल्ली के मांस में से नीचे नीचे गए टुकड़े को प्रसाद समझकर खा गया राम। तू भी ले मानो। नहीं, मैं बिल्ली का मांस नहीं खाऊंगा। तूने ये प्रसाद ग्रहण ना करके हमारा अपमान किया है दुष्ट। अब सिर्फ यही बालक बराहमिहिर के खजाने तक पहुंचेगा और तू लाख चाहकर भी उन दरवाजों को भेद नहीं समझ पाएगा। इस पाप आत्मा को क्षमा कीजिए बाबा, इसे मेरे साथ खजाने तक पहुंचने की आज्ञा दीजिए। तो कहता है तो आज्ञा दी। अगले पल बिल्ली का मांस नोच नोच कर खाते औधर बाबा आगे बढ़ गए। बम बम भोलेनाथ, ये तो गड़बड़ हो गई। अब समय आ गया है जब मुझे अमेरिका से आए बिल एवं उसके एजेंटों से संपर्क करना होगा। तब तक रहीम एवं धरा भी वहां पहुंच गए। अब हमें गुफा में प्रवेश का कार्यक्रम कल तक के लिए टालना होगा, ताकि सभी परिस्थितियों पर पूरी तरह से विचार किया जा सके। रहीम के कंधे को क्या हुआ, ये होटल चलकर पूछूंगा। उसी रात उज्जैन से काहीं दूर मैं वो गुफा खोजने में कामयाब हो गया बिल साहब। ये था अमेरिकी जासूसी संस्था CIA का खूंखार जासूस बिल्ला, जिसे बराहमिहिर के खजाने की चाह हिंदुस्तान खींच लाई थी। गुड, हम पूरी कहानी सुनना मांगता है प्रोफेसर नारंग। तुम्हें तो मालूम है कि तुमने हमसे बराहमिहिर के स्वर्ण पत्रों का सौदा 50 करोड़ डॉलर में तय किया है। मैं जानता हूँ बिल साहब, और आपको पूरी जानकारी देना तो मेरा फर्ज है। नारंग से सारी कहानी जानकर बिल की कंचे जैसी आंखें चमक उठी। वेरी गुड, अब हम भी तुम्हारे पीछे पीछे उस गुफा में प्रवेश करेगा। लेकिन बिल साहब, उस औधर बाबा की चेतावनी। बकवास, तुम और तुम्हारा बाबा सब अंधविश्वासी है। देखना, हमें गुफा में कुछ नहीं होगा। मगर उस छोकरी और झुमरू दादा के चेले लोटिया का क्या किया जाए, जो बेवजह मेरे लिए सिरदर्द बने हुए हैं। उनका भी इलाज है हमारे पास। ध्यान से सुनो। तत्पश्चात बिल अपनी योजना बताने लगा, मगर वो दोनों इस बात से अनजान थे कि उनकी एक एक हरकत पर निगाह रखी जा रही थी, और निगाह रखने वाली आंखें बिल के दल में नए नए शामिल हुए इस व्यक्ति की थी, जो चुपचाप वहां से खिसक चुका था। मुझे फौरन शेर जी भाई को सारी सूचना देनी होगी। कुछ समय पश्चात, हेलो शेर जी भाई, अपन उज्जैन से आपका खास आदमी हैदर बोलता है बाप। बोलो हैदर, क्या बात है? बड़े काम की खबर सुनाई है तूने हैदर। जी खुश कर दिया तूने शेर जी भाई का। मगर तुझे इन सब बातों की भनक कैसे पड़ी? इधर उज्जैन में बहुत गड़बड़ होएला है बाप। बड़ा बड़ा लोग इसमें फंसा है। अमेरिका तक से पार्टी आई है। अरबों रुपए के खजाने का चक्कर है बाप। क्योंकि अपन उस अमेरिकी गैंग में शामिल हो गया है बाप। उन्हीं की बातों से मालूम पड़ा है। हम अपने दल बल के साथ उज्जैन पहुंच रहे हैं। तब तक तो उसी अमेरिकी पार्टी में शामिल रहकर उनकी सूचना मुझ तक पहुंचाता रहा। वो खजाना अब ना नारंग को मिलेगा और ना उस अमेरिकी जासूस को। वो खजाना मिलेगा मुंबई अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह शेर जी भाई को। अगले दिन होटल शालीमार में। आज हम एक महान अभियान पर रवाना होने जा रहे हैं। क्यों ना सफलता के नाम पर एक एक ड्रिंक हो जाए। मगर हम शरबत नहीं पीते, और मैं भी। कमाल के चोर हो, शराब तक नहीं छूते। मगर हम शराब नहीं पीते, और मैं भी। कमाल के चोर हो, शराब तक नहीं छूते। हम शरीफ चोर हैं। ओके ओके, हम कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं।
ये ठीक रहेगा। अगले क्षण 4 गिलास टकराएं। चीयर्स उस खजाने के नाम जो अति शीघ्र हमारे हाथ आने वाला है। आमीन। अभी धरा ने अपना गिलास खाली ही किया था कि उसका सिर चकराने लगा। क्या हुआ धरा? पता नहीं। मैं अपने आप को एकाएक बहुत कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। तूने कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ मिला तो नहीं दिया नारंग के बच्चे? मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? जरा सोचो, यदि मैं ऐसा करता तो वो गिलास हम चारों में से किसी के पास भी जा सकता था, सिर्फ धरा के पास ही क्यों गया? नारंग शायद ठीक कह रहा है। अब जबकि हम गुफा की तरफ रवाना होने वाले हैं तो वो ऐसी जलील हरकत भला क्यों करेगा जिससे हमारा सारा प्रोग्राम बिगड़ जाए। तुम्हें धरा की देखभाल के लिए यहीं रुकना होगा लोटिया। मैं नारंग के साथ गुफा में जाऊंगा। ओके। अभी राम एवं नारंग को गए कुछ ही समय बीता था कि तभी दरवाजा खुला। भड़ाक। कौन है? इससे पहले कि रहीम कुछ समझ पाता, ठक ठक उफ। ले चलो इन्हें हमारे बॉस बिल के पास। निसंदेह एक भयानक जंग की शुरुआत हो चुकी थी। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।